हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले के क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे को कवर कर लिए। सब पे हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लिया था और हमने आपको बोला था कि अब आप +2 लेवल के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, सीईटी दे रहे हैं, सब में जहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट आएगा आप उस क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए, हमने जैसे आपको बताया था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, एक सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2025 में जो एग्ज़ाम हुई है और उनमें जो मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और हम लोग देख भी लेंगे कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने जो पढ़ा है, हमने जो पिछले क्लास में सारे थ्योरी को पढ़ा है उस पर क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, है ना, और आंसर आप लोग बताते रहेंगे। ठीक है, चलो हम लोग सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान से सुनना। तो ये कहता है आपको कि किसी पदार्थ का भार उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। बताइए भार क्या होता है, भार किसको कहते हैं? भार क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल होता है। यस और नो? तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। किसी पदार्थ का भार उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। भार होता क्या है? वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। आई बात समझ में? फिर देखिए बी स्टेटमेंट कह रहा है कि द्रव्यमान किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल है। अब बताइए, अब मैं आपसे पूछूं इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या कहोगे? गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल? नहीं ना। क्या होगा कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये स्टेटमेंट भी क्या आपका गलत है। फिर कह रहा है कि आयतन किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा, बिल्कुल सही बात है। आयतन किसी पदार्थ, ऑप्शन डी है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान संभव है, एकदम सही है। परिशुद्धता से तात्पर्य एक ही राशि के लिए विभिन्न मापों की निकटता, हाँ, ये ऑप्शन भी क्या आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? ए और बी गलत हो गया, सी डी और ई करेक्ट है। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित तत्वों में से 10 के पावर -9 ग्राम में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होगी? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आंसर को कमेंट करिए। क्या बताना है आपको कि निम्नलिखित में से 10 के पावर -9 ग्राम प्रत्येक में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है? कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? हमसे परमाणु की संख्या पूछी गई है। परमाणु की संख्या कैसे निकालते थे बताइए? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, याद है? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या याद है फॉर्मूला? परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या इनटू एवोगाड्रो नंबर, है ना। यानी परमाणु की संख्या बराबर मोल की संख्या इनटू में एवोगाड्रो नंबर। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कैलकुलेट करना, बतलाइए? मोल की संख्या। तो मोल की संख्या कैसे निकालोगे? तो मोल की संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए सबका? जैसे हमको निकालना होगा पीवी के मोल की संख्या, साथ में निकालना होगा पीओ के मोल की संख्या, फिर क्या निकालना होगा? पीआर के मोल की संख्या, फिर क्या निकालना होगा? पीटी के मोल की संख्या। तो मोल की संख्या निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या पता होना चाहिए? मोलर द्रव्यमान, है ना। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा? देखो ध्यान से सुनो, यहाँ 10 के पावर -9 ग्राम तो दिया गया द्रव्यमान सबका निश्चित है। अब बताओ मोल की संख्या बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला? मोल की नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या पढ़ते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यानी जिसका मोलर मास, अगर गिवन मास फिक्स्ड है, जिसका मोलर मास क्या होगा बाबू रे? ज्यादा होगा, उसके मोल की संख्या क्या आएगी? कम। कमेंट करो बताओ, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका होगा? मोलर मास किसका होगा? बताओ
क्या कहोगे आप? सबसे ज्यादा किसका होने वाला है यहाँ पे? पीओ का, है ना। पीआर का कितना होता है बताइए? पीआर का कितना होगा? पीआर का होता है आपका 141, है ना। सबसे कम मोलर मास इसमें पीआर का, ठीक। अब बताओ जिसका मोलर मास कम होगा उसके मोल की संख्या क्या होगी? ज्यादा। बोलो यस और नो। आप कैलकुलेट करके देख लो, जिसके मोलर मास कम उसके मोल की संख्या ज्यादा। तो हम यहाँ पे कहने वाले हैं कि सबसे ज्यादा मोल की संख्या किसकी होने वाली है? पीआर की। जिसमें सबसे ज्यादा मोल की संख्या उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी? सबसे अधिक परमाणु की संख्या। फिर से सुनो ध्यान से, हमने क्या काम किया? मास हमारा फिक्स्ड है, मास कितना है? 10 के पावर -9 ग्राम में ही देखना है सब। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 10 के पावर -9 ग्राम ही है ना। अब हमारा काम क्या? मोल की संख्या निकालना। मोल की संख्या क्यों निकालना? क्योंकि परमाणु संख्या निकालना। और परमाणु संख्या बराबर क्या होगा? मोल की संख्या गुने में एवोगाड्रो संख्या। तो अब बताओ मोल की संख्या बराबर क्या होगा? दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान तो हमारा फिक्स है ना, मोलर द्रव्यमान चेंज होगा। तो यहाँ पे हम रिलेशन देखें कि मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर हम द्रव्यमान को निश्चित कर देते हैं तो, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका मोलर द्रव्यमान कम उसके मोल की संख्या सबसे ज्यादा। सबसे कम मोलर द्रव्यमान आपका किसका हो जाएगा? पीआर का, यानी इसके मोल की संख्या ज्यादा। जिसके मोल की संख्या ज्यादा उसमें परमाणु संख्या ज्यादा। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। डन। बताइए कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि CO2 के x मिलीग्राम नमूने से 10 के पावर 21 अणु निकालने के बाद 2.8 गुने 10 के पावर -3 मोल CO2 बचता है। तो प्रारंभ में लिया गया CO2 का द्रव्यमान है। आपको इनिशियल CO2 का मास निकालना है। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बतलाइए क्या करेंगे जल्दी से। चलो बनाया जाए। देखो क्या बोला कि CO2 के x मिलीग्राम नमूने से 10 के पावर 21 अणु निकालने के बाद, यानी इतना अणु निकाल लिया गया है, तो बचा कितना बाबूरे? 2.8 गुने 10 के पावर -3। तो हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले निकाल लेते हैं बचा हुआ अणु। हम लिखते हैं CO2 के शेष अणु, CO2 के शेष अणु, है ना। बताओ बाबूरे CO2 का शेष अणु कितना बच कितना गया? तो 2.8 गुने 10 के पावर -3 मोल। मोल में ठीक नहीं लग रहा है तो इसको क्या करते हैं हम लोग? एटम में बदल लेते हैं। एटम में बदलने के लिए क्या करें? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बाबूरे? तो 1.69 इंटू 10 टू द पावर 1.69 इंटू 10 टू द पावर कितना? 21 मोनू, इतना मॉलिक्यूल्स। डन। ये CO2 का शेष अणु हमको बताना क्या है? तो हमको बोल रहा है कि प्रारंभिक वाला, है ना। तो बतलाइए कि अगर हमको बताना हो कि CO2 का प्रारंभिक अणु, तो CO2 के प्रारंभिक अणु क्या होंगे? बतलाइए तो CO2 के प्रारंभिक अणु क्या होंगे? तो बचा हुआ अणु, बोलो यस और नो। CO2 का शेष अणु और साथ में क्या? निकाले गए अणु की संख्या। तो हम लोग लिख देते हैं CO2 के शेष अणु प्लस निकाले गए अणु की संख्या, है ना। निकाले गए अणु की संख्या। चलो बताओ शेष अणु कितना था? 1.69 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस निकाले गए अणु की संख्या कितनी है? 10 टू द पावर 21। ये है ना बाबूरे। अब बताओ हमको कि CO2 का प्रारंभिक कितना आएगा? जल्दी से ये आपको कितना आ जाएगा? करोगे 2.69 इंटू 10 टू द पावर 21। 2.69 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स बचेंगे, ठीक है। ये क्या है? आपके मॉलिक्यूल्स है, किसके? इनिशियल है ना। तो बताओ हमको पता चल गया इतना अणु बचेंगे। एक बात बताओ, मॉलिक्यूल्स पता है यानी नंबर ऑफ एटम पता है और मोल की संख्या निकालना है, तो मोल की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या पढ़ रखे हैं मोल की संख्या के लिए? बताइए।
जब हमको परमाणु की संख्या या अणु की संख्या पता हो और मोल की संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या पढ़ रखे बताइए, परमाणु या अणु की संख्या बट्टे में क्या, एवोगाड्रो नंबर, यही ना पढ़े हैं। तो बताओ कितना आ जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं CO2 के प्रारंभिक मोल, CO2 के प्रारंभिक मोल। तो बताओ प्रारंभिक मोल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या बोले, परमाणु या अणु की संख्या, बताओ प्रारंभिक अणु की संख्या कितनी है 2.69 इंटू 10⁻21 अपॉन, बताओ एवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23। आप जब इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू देगा आपको 4.468 इंटू 4.468 इंटू 10⁻³ मोल। एक बात बताओ, हमको मोल आ गया, CO2 का प्रारंभिक मोल पता चल गया, हमको निकालना क्या है, मास। बताओ कि मास बराबर क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास, बोलो यस और नो, मोल्स इंटू मोलर मास, बोलो यस और नो। तो बताओ मोल कितना है इसका 4.468 इंटू 10⁻³ इंटू बताओ CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 44। यहां से आपका आंसर मास कैलकुलेट करके जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा, मास कितना आने वाला है। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपको 0.19 मल्टीप्लाई करने पे 0.1965 करके ये वैल्यू ग्राम में आएगी, हमको किलोग्राम में बताना है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये आना, ठीक है। हमारा बेसिकली काम क्या था, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या बोला कि CO2 के x मिलीग्राम नमूने से 10⁻21 अणु निकालने के बाद इतना बच जाता है। तो बता रहा है कि प्रारंभ में लिया गया CO2 का हमने कुछ नहीं किया, शेष अणु जो दिया था वो लिख दिए थे, प्रारंभिक अणु निकालना था। तो प्रारंभिक अणु क्या होगा कि शेष अणु और जो निकाला गया दोनों को जोड़ दिए तो प्रारंभिक अणु की संख्या निकाल लिए। हमको द्रव्यमान बताना था, अणु की संख्या निकालने के लिए मोल की संख्या निकाल लिए, और मोल की संख्या मोलर मास से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, बताओ इसका आंसर आपको खुद देना है। मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए। बताओ बाबू क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। कितना सिंपल है ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, है ना, आणविक सूत्र पूछा जा रहा है आपसे, मूलानुपाती सूत्र नहीं पूछा जा रहा है। तो आणविक सूत्र जैसे ही पूछा जा रहा है तो चलो सबसे पहले क्या निकालना होगा, मूलानुपाती सूत्र, है ना। तो निकालते हैं, बताओ क्या क्या है। तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग एक क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। तो एलिमेंट्स है, बताओ बाबू एलिमेंट्स क्या क्या है आपके पास। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, और साथ में क्या आपके पास, कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बोलो तो ऑक्सीजन है। हम लोग मास परसेंट लिखते थे। बताओ जी मास परसेंटेज कितना है, मास परसेंट कितना है, कार्बन का मास कितना है बोलो तो 54.2, है ना। कार्बन है आपके पास 54.2, हाइड्रोजन कितना है बाबू रे 9.2, और ऑक्सीजन कितना है 36.6। डन। बताओ मास परसेंटेज हम निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना था, बोलो मोल्स। बोलो मोल्स बराबर क्या होता था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये 54.2 डिवाइडेड बाय, बताओ कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना है 9.2 है ना, 9.2 डिवाइडेड बाय 1, और ये 36.6 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। जल्दी बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, 54.2 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आपको कितना देगा, ये वैल्यू आ जाएगा कितना 4.52, ये तो 9.2 ही रहेगा। और ये देखो 16 दूनी 32, ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपको 2.28। तो बताओ ये क्या आ गया, मोल की संख्या। मोल की संख्या निकालने के बाद हमारा काम क्या था, जल्दी बताओ क्या निकालते थे मोल की संख्या निकालने के बाद। हाँ, मोल की संख्या जब हम लोग कैलकुलेट कराते हैं तो सिंपल रेशियो, बताइए सिंपल रेशियो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, ये 4.5 को जो सबसे छोटा होगा उसे डिवाइड देंगे, डिवाइडेड बाय 2.28, 9.2 डिवाइडेड बाय 2.28, 2.28 डिवाइडेड बाय 2.28। बताओ जी ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2 चौके 8, ये लगभग आ जाएगा आपके पास 4, और ये वैल्यू कितनी 1। बताओ अगर हम यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला लिखे
तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बाबू? कार्बन कितना है 2 तो C2, हाइड्रोजन कितनी है 1 H4 और ऑक्सीजन कितनी है आपके पास 1 C2H4O1 है ना। तो ये जो आया आपका पास ये क्या है? मूलानुपाती सूत्र। हमसे क्या पूछा गया बाबू रे? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र का फॉर्मूला क्या है? आणविक सूत्र का फॉर्मूला क्या है? तो आणविक सूत्र का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n गुने मूलानुपाती सूत्र, याद है? n गुने मूलानुपाती सूत्र। चलो बताओ, मूलानुपाती सूत्र तो पता है, n की वैल्यू नहीं पता है। n बराबर क्या पढ़े थे याद है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय क्या पढ़े थे बाबू रे? इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यही पढ़े थे ना, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, और तो कुछ है नहीं। अब बताइए हमको कि कैसे किया जाए, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया कि एक यौगिक का तात्विक संरचना मोलर द्रव्यमान दे रखा है ना। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 132, और आपके पास क्या आया? इंपेरिकल फॉर्मूला है कार्बन 2 कार्बन का 24 प्लस 4 24 4 28, और इधर कितना हो जाएगा बाबू रे? 1 28 और 1 29 है ना। ये आपके पास है इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो बताओ तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आपको कितना देगा? एक मिनट, ऑक्सीजन का 16, तो 16 44 रेडी। तो 44 132 डिवाइडेड बाय 44 भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? शायद n की वैल्यू 40 तिहाई 120 4 तिहाई 12 3। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली। अब बताओ 3 इंटू मूलानुपाती सूत्र क्या आया था? C2H4O1 क्या लिखेंगे हम लोग? बताओ जल्दी से। C6H12O3। बताओ ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है? C6H12O3 कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए। डन, रेडी है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित वायरस रोधी यौगिक के 0.1 मोल का वजन इतना ग्राम में होगा। आपको सब कुछ दे रखा है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या पता है इस यौगिक में कि ये फाइंड करना कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ना फाइंड कर सकते हो तो कम से कम आपके पास इतना आना चाहिए कि कहाँ पे कार्बन है, कहाँ पे हाइड्रोजन और कहाँ पे ऑक्सीजन है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन क्या करेंगे देखो, ये जो आपको लिखा हुआ है ये सब आपके कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, फिर आपके पास यहाँ पे कार्बन। ओके, फिर ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और तो आपको दिख ही रहा है। चलो तो पहले बताओ, काउंट करके बताओ हमको कि कार्बन कितना है। तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 कार्बन हो गया। डन। चलो अगला बताओ हमको कार्बन के बाद कि इसका ऑक्सीजन कितना है। जल्दी से, कार्बन के बाद आपका काम है ऑक्सीजन बताना। जल्दी बोलो, ऑक्सीजन कितना है इसका? ऑक्सीजन कितना है बताओ, काउंट करो। एक, दूसरे कलर से लेते हैं, ठीक है। कितना होगा? 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे? O5। चलो ऑक्सीजन के बाद आप देखो कोई अदर एटम, ठीक है। जैसे कि आप देखो, बताओ फ्लोरीन कितनी है। तो फ्लोरीन आपके पास कितना आ गया बाबू रे? फ्लोरीन है आपके पास 1, और कहीं पे फ्लोरीन है? फ्लोरीन और कहीं पे है क्या? चलो नाइट्रोजन देखते हैं पहले, फ्लोरीन से पहले नाइट्रोजन। काउंट करो नाइट्रोजन कितना है इसमें। नाइट्रोजन हो गया आपके पास 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यानी N2। अब आइए हाइड्रोजन काउंट करते हैं। बताओ जी हाइड्रोजन कितना है इसमें? हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 3, H3। आयोडीन कितनी है? आयोडीन हो गया आपके पास कितना रे बाबा? आयोडीन कितना हो गया? 1, और कहीं पे आयोडीन है?
नहीं, एक। और फ्लोरीन कितना हो गया आपके पास, एक, है ना। ये रहा इसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको अरेंज करके क्या लिखेंगे, C9O5F N2H10। एक मिनट, H कितना था अपने पास, हाँ यहाँ पर, ये तो ऐसे आया। अब देखो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग वाले में इसको मैं कुछ यूं बना रहा हूं, इसमें क्या होगा देखो, यहाँ N है, यहाँ N है, और ये क्या आपके पास डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर भी क्या है आपके पास लगा हुआ, देखो नाइट्रोजन है अटैच्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक, फिर ये डबल बॉन्ड हो है, फिर आपके पास क्या है आयोडीन है, फिर कार्बन है। तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्डेड है। बताओ इस कार्बन का कितना बॉन्ड पुड़ेगा बाबूरे, 4। 4 पुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन कहाँ होंगे, यहाँ भी होंगे ना, है ना। और बताओ, और इस कार्बन का कितना है, 4 पूरा हुआ, इस कार्बन का 4 पूरा हुआ, यहाँ तो नाइट्रोजन ही है। फिर यहाँ पे इसमें देखते हैं हम लोग, बताओ इस कार्बन का कितना पूरा हुआ, 1 2 3, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, है ना। 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा। उसके बाद से कितना, 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा। अब काउंट करो टोटल हाइड्रोजन कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितना है, तो 6 तो नीचे हो गया, है ना। 6 के बाद कितना बाबूरे, तो कितना कहते हैं ऊपर में 7। 7 के बाद 2 यहाँ पे देखिए, 7 और 2 9, और कहीं पे लगा हुआ है, और कहीं पे लगा हुआ है 4 4 2 6 6, ठीक है, 6 2 8 8 1 9 9। एक और कहीं पे यहाँ पे देख लो, किसी भी जगह पे कार्बन डबल बॉन्डेड है क्या, डबल बॉन्डेड H H H H, डन। हाँ ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, ध्यान से देखो H, ये तो ऐसे देख लिए थे हम लोग। एक्चुअल में क्या देखे हम लोग कि जब हाइड्रोजन अलग हुआ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में, है ना, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अलग है। तो टोटल हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 10 हैं। ठीक, तो C9O5FiN2H10, ये फॉर्मूला आपका C9O5, उसके बाद क्या बोले Fi, क्योंकि दोनों एक एक था, N2H10, ये फॉर्मूला आपका। बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, कमेंट करो जल्दी से। आप हमें इसका मोलर मास बतलाइए, इसका मोलर मास कितना होगा, बताओ कैसे निकालेंगे। कार्बन कितना है 9, 12 नमा 108, इधर 16 पंचे 80, इधर फ्लोरीन का कितना दे रखा है 19, आयोडीन का कितना दे रखा है 127, और हाइड्रोजन का 10। क्या कहते हैं 9 8 17 17 17 7, ये टोटल कैलकुलेट करो, 9 8 17 17 7 24 का 4, कितना बच गया 2, तो 8 2 10 10 1 11 2 13 13 और 1 14, 14 का 4 कितना 1 344। ठीक है, देख लो सबका सही बैठा है ना। 12 नामा 108, 16 5 80, फ्लोरीन का कितना 19, अच्छा नाइट्रोजन का बच गया, नाइट्रोजन का कितना ऐड होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन है आपके पास 2, तो 14 दूनी 28, लो कार्बन C9, तो 12 नामा 108, 16 पंचे 80, फ्लोरीन का कितना हो जाएगा 19, आयोडीन का कितना 127, 2 नाइट्रोजन का 28, और फिर 10, तो कितना आ गया 9 8 17 17 7 24 8 32 का 2 3 8 3 11 1 12 2 14 2 16 1 17 1 17 17 का 7 हाथ में कितना 1 2 3 372। तो ये CD72 किसका होगा, एक का, 1 मोल का मास कितना है 372, है ना। आपको बताना कितना है 0.1 मोल का, तो बताओ 1 मोल का पता है, 0.1 मोल का बताना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, डन। थोड़ा सा अलग, इजी है, कुछ कोई खास बात नहीं इसमें। देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक कार्बनिक यौगिक का मात्रात्मक विश्लेषण निम्नलिखित रूप से प्रतिशत संगठन दर्शाता है।
यौगिक X का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान है। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। बताओ कितना आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दे रखा है, तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं आप सीधे। कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। बताओ कार्बन का मास परसेंट कितना है, 14.5। क्लोरीन का कितना है, 64.6। हाइड्रोजन कितना है बाबू रे, 1.8। मास परसेंट है ना। बताओ मास परसेंट हमको पता चल गया। बताओ अगला हमारा टारगेट क्या है, बोलो। मास परसेंट के बाद क्या निकालना है अपने को, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए क्या करें, डिवाइड करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, ये 14.5 डिवाइड बाई 12, ये 64.6 डिवाइड बाई 16, और सॉरी इसका कितना आ जाएगा बाबू रे, 35.5, और ये है आपके पास 1.8 डिवाइड बाय 1। मोल्स निकालोगे। बताओ मोल्स अपने पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास 12, ये लगभग 1 के बराबर आएगा, है ना। एक फिर आपके पास कितना आया, ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन टोटल तो 100% पूरेगा नहीं, 14, है ना। हाँ 1 मिनट, इसमें ऑक्सीजन भी लेना होगा ना बाबू, क्यों, क्योंकि टोटल 100% नहीं है ना, तो ऑक्सीजन भी होंगे, है ना। बताओ कि इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे, जो बच जाएगा, तो बच कौन गया, रेस्ट। कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन इसमें रेस्ट बच जाएगा। इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है, 64 और 14 कितना, 78 और 2 70, लगभग 19 पॉइंट समथिंग, यानी ये आ जाएंगे आपके 19 पॉइंट समथिंग, यानी 24 मानते हैं। तो चलो ये आपके पास 19.24 और डिवाइडेड बाय 16, है ना। बताओ कार्बन का कितना आ जाएगा, कार्बन का अप्रोक्सीमेटली 1.2, ये वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा। क्लोरीन 64.6 डिवाइड बाय 35.5, ये वैल्यू आपको कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.8, ये वैल्यू तो 1.8 ऑलरेडी है। और ये बताओ कितना आएगा, लगभग 1, 19.2 डिवाइडेड बाय 2.4, तो इसको क्या मान लो 1। ये वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, डन। चलिए देखो अब इसमें सबसे हमारा सिंपलर कौन है, 1.2 सिंपल है, तो सिंपल रेशियो निकालते हैं। 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 1, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2, यहाँ पर भी 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2, 1.2 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 1। अब बताओ 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2, इस वैल्यू को क्या लिखोगे, सिंपल रेशियो निकालना है ना। सिंपल रेशियो में क्या आएगा जल्दी बताओ, 1.2 डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले ले, बोलो। कार्बन का तो कितना आएगा, सबसे सिंपल रेशियो 1.2 ही था ना, तो सिंपल रेशियो ले लेंगे। सिंपल रेशियो से क्या निकाल लेंगे, इंपेरिकल फार्मूला। आप इंपेरिकल फार्मूला निकाल लेना, उसको क्या करना, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। डन। आंसर बताइए कितना आएगा, जल्दी आंसर आपको बतलानी है, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना, डिजिट में बताइए। ये आपको आंसर आना चाहिए 165 पॉइंट समथिंग। चलो लिख लो आंसर 165 पॉइंट समथिंग। इस क्वेश्चन को हम लोग कर रखे हैं इससे पहले, ठीक है। चलो देखो आगे, अच्छा क्वेश्चन है, क्या करा है क्वेश्चन, CaCO3 HCl अच्छा दे रखा है। उपरोक्त अभिक्रिया पर विचार करें, यदि 250 ml 0.76 मोलर HCl इतना के साथ अभिक्रिया करे तो CaCl2 का कितना द्रव्यमान बनेगा। आइए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। बताओ स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, रिएक्शन को लिख लेना। बताओ रिएक्शन को लिखेंगे क्या होगा, CaCO3 क्या है बोलो तो सॉलिड है, प्लस में क्या आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताओ क्या है ये एक्वस है। अब क्या है आपके पास, तो ये बना रहा है CaCl2, ये भी क्या है आपके पास एक्वस है, प्लस में क्या बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ क्या बना रहा है बाबू रे H2O लिक्विड। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि CaCl2 का कितना द्रव्यमान बनेगा। ओके लग रहा है क्वेश्चन किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का, है ना। तो सबसे पहला काम क्या, चेक कर लेना इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। चलो बैलेंस कर देखते हैं। कैल्शियम एक, कार्बन कितनी है, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितनी है 3, ऑक्सीजन कितना हो गया बोले 2 1 3, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, एकदम डन बैलेंस। अब हमारा काम क्या है कि देखना, एक बात बताओ
कि हम अगर हमारे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, ये 2 मोल HCl के साथ रिएक्शन किया तो कितना मोल CaCl2 बन रहा है? 1 मोल CaCl2 बन रहा है। बड़ा बेसिक सी चीज है। लेकिन क्या 1 मोल CaCO3 रिएक्शन कर रहा है क्या? नहीं ना। कितना कर रहा है? तो कह रहा है कि 1000 ग्राम CaCO3 कर रहा है। तो 1000 ग्राम कर रहा है बाबू, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ से? मोल की संख्या, है ना। CaCO3 के मोल की संख्या, बोलो मोल की संख्या कितनी आएगी, जल्दी बताओ। तो CaCO3 की मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो 1000 बट्टे में इसका मोलर द्रव्यमान 100, तो कितना आ जाएगा? 10 मोल। आई बात समझ में? कितना है? 10 मोल। और बोल रहा है कि किसके साथ अभी करेगा? 250 ml ऑफ क्या? तो 0.76 मोलर HCl, यानी HCl की मोल की संख्या ज्ञात करनी होगी। एक बात बताओ, हमको आयतन पता है, साथ में मोलरता पता है, हमको मोल की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो मोलरता बराबर क्या होता था? विलय के मोल की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। बोलिए यस और नो। तो अगर हमको मोलरता ज्ञात करना है तो सॉरी मोल की संख्या, तो मोल की संख्या बराबर क्या होगा? विलयन का आयतन गुने में विलयन के मोलरता। आई बात समझ में? तो बताओ, यानी हमको वॉल्यूम पता है और साथ में मोलरिटी भी पता है, और मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताओ मोल्स क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो बताओ मोलरिटी कितनी है बाबू रे? 0.76। ओके, वॉल्यूम कितनी है आपके पास? 250। यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? इसके मोल की संख्या की। जल्दी बताइए इसके मोल की संख्या कितनी आएगी? जल्दी बताइए कि इसके मोल की संख्या कितनी आने वाली है? यह आएगा आपको कितना? 0.19 मोल। ठीक, तो आओ काम करते हैं, बताओ क्या आएगा ध्यान से। ये 10 मोल आया है, ये कितना आया है? 0.19 मोल। ओके, एक बार बताओ, हमको मोल की संख्या पता है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अगर आपको मोल की संख्या पता चल गया तो आप क्या करिएगा? क्वेश्चन को देख के बताइए। मोल की संख्या तो पता चल गई, लेकिन अब करेंगे क्या? ये ml में है ना, तो इसको बाबू हम लोग लीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? डिवाइड बाय 1000, तब ये वैल्यू आएगा। ओके, तो हम लोग क्या निकालते हैं? सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट। बताइए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 10/1, 0.19/2। बताओ यहाँ से सबसे छोटा वैल्यू देखने से लग रहा है किसका आएगा? HCl का। यानी इसमें HCl क्या है हमारा? LR लिमिटिंग रिएजेंट। पहले बताओ, ये बात समझ में आया? HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है? क्योंकि इसकी मात्रा सबसे कम है। हम लोग पढ़े थे ना लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कि मोल की संख्या में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देने पे जो सबसे छोटा वैल्यू आता है वो क्या होता है? उसका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका? HCl है। तो बताओ 2 मोल HCl से, ध्यान से, 2 मोल HCl से कितना मोल CaCl2 मिला है? 1 मोल CaCl2 मिल रहा है। बताओ तो अगर 1 मोल HCl होगा तो 1 मोल HCl से कितना मिलेगा बाबू हमको? 1/2 मोल CaCl2 मिलेगा। अब बताओ हमारे पास कि कितना मोल है ये? HCl कितना मोल है? 0.19 मोल। बताओ 0.19 मोल HCl से कितना मिलेगा? तो 1/2 गुने 0.19 मोल CaCl2 मिलेगा। अब इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है तो 1/2 गुने 0.19। बताओ अब यहाँ पर CaCl2 कितना है? कैल्शियम का द्रव्यमान 40 और इधर कितना? 35 दूनी 70 के 71, इधर 1 7 4 11। बताओ आंसर कितना आ जाएगा हमको? CaCl2 के मोलर द्रव्यमान को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, ये आपके पास 111 है, 111। ये वैल्यू लगभग आपको आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, है ना। देख लेना कैलकुलेट करके, जो आएगा वो आपका आंसर। बात समझ में आई कैसे बनाया क्वेश्चन? और ये सारे क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस रिसेंटली 2025 में जो विभिन्न एग्जाम हुए उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चंस। तो हाँ, समय लग सकते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और हमने जितना पढ़ा है उतना से ही क्वेश्चन बन रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा हम लोग थ्योरी लगा रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे थे कि आप अच्छे से रिवीजन करके रखें, क्वेश्चन बनाने में आपको क्या होगी? आसानी होगी। बताओ इतना किसी को, इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत है? हैं? बतलाइए। नहीं? चलिए आगे चलते, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग है। इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन?
2 ग्राम फिनॉल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में बदलने के लिए ब्रोमीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ले, देखने में सिर्फ लग रहा है भारी, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बताओ, फिनॉल बोला, फिनॉल का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, C6H5OH। क्या होता है फॉर्मूला, C6H5OH, ठीक है। और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या बोला, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोफिनॉल, ये भी नहीं जानते होइएगा। आइए सबसे पहले यही जान लीजिए, नोमेनक्लेचर क्लास 10th में अगर आप लोग सीखेंगे तो याद ही होगा, है ना, नहीं तो 11th में तो पढ़ना ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है। देखो C6H5OH, इसको बाबू हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। फिनॉल की संरचना होती है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक OH लग गया, और इस सारे पोजीशन पे एक एक क्या लगे हुए होते हैं, हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, C6H5OH, ये आपका फिनॉल है। फिनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बोला 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो 2,4,6 मतलब समझे कि ये आपके पास फिनॉल है ना, और ये आपका हो गया 1, तो ये है 2, 3, 4, 5, 6। इसी को हम लोग कहते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, है ना। ये रहा आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब क्या कहता है कुछ ध्यान से, ये कब बना होगा, तो बोला कि 2 ग्राम फिनॉल को 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल में बदलने के लिए ब्रोमीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये तो लिख लिया हम लोग, ये तो फॉर्मूला था। चलो हम ध्यान से काम करते, हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन लिखने वाला है ना। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। ये आपके पास फिनॉल है, बताओ ऐसे, और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये सुनो। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या देगा आपके पास, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और तो कुछ आएगा नहीं, Br Br Br, यही आने वाला है। बोलिए सुनो, हम यहां से क्या कह लें, बोलो आप यहां से क्या कह सकते हो कि 1 मोल फिनॉल है, तो कितना है बाबूरे, 1 मोल फिनॉल है, 3 मोल ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, हाँ। तो बताओ 1 मोल फिनॉल, फिनॉल का मोलर द्रव्यमान फॉर्मूला क्या बोले थे, C6H5OH। तो 12 × 6 = 72 प्लस 6 प्लस 16, तो 72 × 6 = 78, 10 = 88, और 6 कितना 86, 86 होगा ना। बोलिए 72 × 6 = 78 और 10 88, 88 या 6, 1 मिनट, 88 6 94, 94 ग्राम। 1 ब्रोमीन का मास कितना होता है, 80। बताओ 3 मोल ब्रोमीन का मास कितना होगा, 3 मोल ब्रोमीन का द्रव्यमान कितना होगा, बोलिए। तो 3 मोल में कै गो है, 6 गो, तो 6 ब्रोमीन का द्रव्यमान, 1 का 80, तो 6 का कितना 480 ग्राम। आई बात समझ में। तो उसके बाद बना क्या रहा है, 2,4,6 ट्राई क्या 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, यही बना रहा है ना, है। तो चलो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, बताओ क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन, C6 हाइड्रोजन तो बात करेंगे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन क्या होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, और यहाँ पर H कितना हो गया 3, Br कितना हो गया, है ना, C6H3O, और क्या Br3, यही लिखोगे ना, हाँ। अब बताओ कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 240 ब्रोमीन का, 16 ऑक्सीजन का, और 12 × 6 = 72 किसका हो जाएगा आपके पास, बोलो कार्बन का, और हाइड्रोजन का 3। तो 6 × 2 = 8, 3 × 11 के एक हाथ में 1, 4 × 1 = 5, 7 × 5 कितना
12 एक 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3, यानी इसका द्रव्यमान कितना आ गया 338 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर मोलर मास लिख लेते हैं साइड में सबका, ताकि आसान हो जाए। बताओ मोलर मास ऑफ फिनॉल, बोलो C6H5OH, फिनॉल का कितना आ गया बाबू रे 94 ग्राम। मोलर मास ऑफ ब्रोमीन, बताओ Br2 का कितना निकाल लिया हम लोग 400, कितना है 80, 8 6 के 48, हाँ 480। और 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल का कितना आ गया बाबू रे, बोलो 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल कितना आ जाएगा जल्दी बताओ 331 ग्राम। डन। चलो आप ही कहा कि सर देखो बन गया क्वेश्चन अपने पास, इतना ही था ये क्वेश्चन में। बताओ 1 मोल, ध्यान से, 1 मोल फिनॉल 3 मोल ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके कितना मोल 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल दे रहा है 1 मोल। अगर हम मास में आएंगे तो 1 मोल का मास कितना है 94 ग्राम। कितना के साथ अभिक्रिया कर रहा है 480 ग्राम। तो यानी कि 94 ग्राम फिनॉल 480 ग्राम के साथ अभिक्रिया करके कितना बना रहा है बताइए तो 331 ग्राम बना रहा है। बोलो यही ना हो रहा है, 94 ग्राम फिनॉल 480 ग्राम के साथ अभिक्रिया करके कितना बना रहा है 331 ग्राम बना रहा है। ये सुन लो बतलाइए, आए बोलिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है 2 ग्राम फिनॉल से कितना बनेगा, तो बताओ 94 ग्राम से कितना बना 331 ग्राम, है ना, ये ना बना। 1 मिनट, हाँ 2 ग्राम फिनॉल कितना ग्राम ब्रोमीन से, तो बताओ 94 ग्राम कितना ग्राम ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है 480 ग्राम। बोलो 1 ग्राम कितना के साथ करेगा 480 बट्टे 94। बताओ 2 ग्राम ब्रोमीन से कितना मिलेगा हमको, तो 480 बट्टे 94 गुने में 2, जो आए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ इतना समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? बोलो। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाएगी सर 10 पॉइंट समथिंग, देख लेना। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? सब रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है जो पूछे गए, और हम लोग जितना पढ़े उतना सही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये रहा एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन कि 150 किलोग्राम चूना पत्थर को गर्म करने पर उत्पादित कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा किलोग्राम में आपको बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आपको किलोग्राम में बतलाना है। बताइए आंसर कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, है ना। बताओ अगर रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, अगर रिएक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बतलाइए। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। CaCO3 है ना, हीट करेंगे तो क्या देगा CaO के साथ क्या दे देगा CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर हम इसको अभी हीट करेंगे तो ये क्या देगा हमको CaO प्लस में CO2। बोला 150 किलोग्राम चूना पत्थर के सिर्फ 75% को गर्म करने पर उत्पादित कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा किलोग्राम में है। तो सिर्फ कितना 75% शुद्ध, तो हम लोग निकाल लेते हैं। बताओ हमको परसेंटेज प्योरिटी पता है, मास निकालना है, क्या करेंगे। आपको परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में दे रखा है बाबू रे, और आपको मास निकालना है, तो आप क्या करोगे जल्दी से बताओ। परसेंटेज प्योरिटी पता है और मास निकालना है तो आप क्या करोगे, बोलो। लिखो कितना परसेंटेज प्योर है बाबू रे 75%। तो हम लोग लिखते हैं कि प्योर CaCO3 का द्रव्यमान, तो 150 किलोग्राम का कितना है 75%, यानी बट्टा में कितना 100। बताओ तो वैल्यू कितना आएगा, जल्दी कमेंट करो तो। 150 गुने 75 बट्टे 100, ये वैल्यू आपको कितनी आने वाली है, जल्दी बोलो। 0 से 0
एक मिनट, 10 से 10, इधर कितना कटेगा क्या, 2 5 10, 15 5 75, 15 का स्क्वायर कितना 225 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 112.5 किलोग्राम। यस और नो? तो ये 112.5 किलोग्राम क्या आया, शुद्ध CaCO3 का द्रव्यमान। इसमें तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलिए हाँ। तो बताओ हमको, अगर हमको द्रव्यमान पता है किलोग्राम में है, ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो चलो अगर 1000 से गुना करेंगे तो क्या लिख देंगे, 112.5 गुने में 1000 ग्राम। तो डेसिमल हटाएंगे 1 10 आएगा, 0 से 0 चल गया, तो कितना आ जाएगा 1 1 2 5, ऊपर क्या गो 2 गो 0, इतना ग्राम CaCO3। बताओ हमको द्रव्यमान पता है तो मोल की संख्या निकाल ले। बोलो मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 112,500 बट्टे में मोलर द्रव्यमान CaCO3 की कितनी होती है 100। अब बताओ 100 से किए तो चला गया, कितना आ गया 1125 मोल। कितना है बाबू रे 1125 मोल। हम लोग मोल की संख्या ज्ञात कर लिए है ना। अब हमको बताना क्या कि कितना मिलेगा, तो बोलो कितना मिलेगा CO2 और रिएक्शन में 1 मोल था। अगर हम लोग 1 मोल CaCO3 को किए तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिल रहा था 1 मोल, यानी 1 मोल CaCO3 को हीट करने पे हमको 1 मोल CaO मिल रहा है। आप हमको बताओ 1125 मोल को करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू रे। अगर 1125 मोल CaCO3 को हीट करेंगे तो इससे कितना मिलेगा 1125 मोल CaO। यस और नो? तो बताओ मास कितना आएगा, द्रव्यमान निकालना है ना। तो मास बराबर क्या होगा बोलो तो बाबू रे, मोल्स इनटू में मोलर मास। तो बताइए मोल्स कितना था 1125, मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का कितना होगा, कैल्शियम का कितना होता है बाबू रे 40 और ऑक्सीजन का 16, तो 40 और 16 कितना आ जाएगा 56। कर लीजिए, जो आए क्या होगा वो आपका आंसर। ग्राम में तो ग्राम में, किलोग्राम में तो किलोग्राम में, जिसमें आपको निकालना है आप वो आंसर निकाल लीजिए। डन, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन की संरचना नीचे दी गई है, थायरोक्सिन में आयोडीन की प्रतिशत है। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। बताओ हम लोग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, मास परसेंट कैसे निकालते थे। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल, यानी यौगिक में उपस्थित तत्व की द्रव्यमान या मात्रा बट्टे में क्या मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, यही था ना मॉलिक्यूलर मास, और परसेंटेज है तो क्या हो जाता था 100। ठीक है, तो बतलाओ कि आयोडीन है तो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। बताओ इसमें आयोडीन कितना है, जल्दी से बताओ तो आयोडीन कितना है, बोलो क्या हुआ आयोडीन, गिनो तो 1, ओहो देखना भाई 1 2 3 4, 4 बताओ 4 आयोडीन का मास कितना होगा, 1 का 127, तो 4 गुने 127 बट्टे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो काउंट कर लो, देखो कार्बन 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 कार्बन, कहीं पे हाइड्रोजन भी आएगा इसमें तो सब जगह है, यहाँ पर भी कार्बन। टोटल कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 777 इंटू में 100, जो परसेंट है वो आपको उतना आंसर। ठीक है, इतना परसेंट क्या होगा आपका आंसर, कोई दिक्कत? चलिए आगे चले, जो भी आ जाए। देख लो बड़ा सिंपल था क्वेश्चन, हम लोग मास परसेंट निकालते कैसे ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है कि ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यदि 174.0 किलोग्राम ब्यूटेन को 320.0 किलोग्राम O2 के साथ मिलाया जाए तो लीटर में बनने वाले जल की मात्रा है। अच्छा, लीटर में बनने वाले जल की मात्रा। देखो रिएक्शन है और देखने से लग रहा है कि क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री का होगा, है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं ना। तो रिएक्शन जो दे रखा है उसको हम फिर से लिखते हैं, C4H10 है, साथ में क्या हुआ बुढ़े
तो 13/2 O2 है, और ये बना क्या रहा है 4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ क्या बना रहे बाबू रे 5 H2O। डन। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक मेंशन किया है स्टेट, तो ये आपका गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट में। इसका मात्रा, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि लीटर में बनने वाले जल की मात्रा ज्ञात करें, यानी हमको आयतन बतलाना होगा कि कितना बना है। ठीक, तो एक बात बताओ कि हम लोग अगर चेक करें कि बैलेंसिंग, तो बैलेंस है या नहीं, कार्बन 4 कार्बन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 13 होनी चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 4 दूनी 8 और 5 13, चलो ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो 10, इधर हाइड्रोजन कितना है 10, यानी इक्वेशन हमारा बैलेंस। तो हम यहाँ पे सिर्फ इस इक्वेशन के हेल्प से क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास 1 मोल ब्यूटेन है तो ये इसके लिए कितना होगा 13/2 मोल O2 के साथ रिएक्शन अगर कर रहा होगा तो हमको कितना मिल रहा है कि 5 मोल मिल रहा है H2O। यस और नो, हाँ, एक के लिए। तो बताइए कि हम अगर यहाँ पे निकाले, हमको क्या बोला कि क्या 1 मोल कर रहा है, नहीं ना, 174.0 किलोग्राम है, तो पहले तो किलोग्राम को ग्राम में बदलो। ठीक है, तो बताओ 174.0 किलोग्राम है, ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये कितना आ जाएगा बाबू रे, खत्म, बोलो, ये तो ऐसे ही है ना, खत्म है, कोई लेना देना है, 17400 ग्राम। ठीक, तो बताओ मोल की संख्या बराबर क्या होता है बुआ रे, मोल की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं C4H10 के मोल की संख्या, C4H10 के मोल की संख्या। तो बताओ मोल की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, दिया गया द्रव्यमान कितना, अभी ये बदले कितना आया था 174,000 अपॉन, अब बताओ मोलर मास कितना हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 12 चौके 48, 48 और 10 कितना 58 है ना, तो ये आ गया 58। अब देखो कितना आ जाएगा ये, तो ये कट जाएगा कितना बार में 3 टाइम्स में, तो 3 × 10 के पावर 3 मोल, 3 × 10 के पावर 3 मोल। ओके, यहाँ देखते ऑक्सीजन की मोल की संख्या को देखते हैं। ठीक है, बताओ कितना आएगा, तो 320.0 किलोग्राम O2 के साथ। तो बताओ O2 के मोल की संख्या, O2 के मोल की संख्या, बोलो O2 के मोल की संख्या बराबर क्या लिखोगे, तो 320.0 किलोग्राम, यानी गिवन मास 320 किलोग्राम में है बुआ रे, तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और अपॉन में O2 कितना है 32, तो कितना आ जाएगा 10⁴ कर गया ना, 10⁴ मोल। ठीक है, चलो बताओ, अब यहाँ से हमारे लिए चीज़ें थोड़ा अलग करते हैं हम लोग ताकि ठीक से देख पाए। बोलो ये कितना मोल है, 3 × 10 के पावर 3 मोल, और O2 कितना मोल है 10 के पावर 4 मोल। एक बात बताओ, हमको मोल की संख्या पता है, हम क्या निकाल लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे। यस और नो, बताइए अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन आएगा, जल्दी बताइए। तो सीधी सी बात है कि 3 × 10 के पावर 3 मोल, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1, यहाँ 13/2 और कितना, ओ सॉरी यहाँ पे कितना है 10 के पावर 4 मोल, और डिवाइडेड बाय कितना 13/2। बताओ यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा, हमको आंसर चाहिए इस क्वेश्चन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा, जल्दी बताइए। ये आएगा ना, ये वैल्यू कम है ना, बोलो यस और नो। तो हमारे पास LR क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया आपके पास, बोलो O2, यानी आप क्वेश्चन हम लोग O2 से सॉल्व करेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं, बताओ ये वैल्यू कम आएगी ना। बताओ कि अगर हमारे पास 13/2 मोल O2 है तो इससे कितना मोल H2O मिल रहा है, 5 मोल H2O मिल रहा है। तो बताओ 1 मोल O2 से कितना मिलेगा, तो 5 गुने में कितना, तो 5/3
13/2 मोल H2O मिलेगा। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 5 गुने 2/13 मोल H2O मिलेगा 1 मोल से। पता हमारे पास कितना मोल आया है, 174 ग्राम, यानी 320 ग्राम ऑटो कर रहा था, यानी 10 के पावर 4 मोल। तो बोलो 10 के पावर 4 मोल से कितना करेगा, तो 5 गुने 2/13 गुने 10 के पावर 4 मोल H2O मिलेगा। ठीक है, इतना तक तो हम आ गए, यानी हम H2O मोल निकाल लिए। क्या क्वेश्चन में मोल निकालने के लिए बोला है, नहीं ना, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, लीटर में। तो कैसे करोगे, चलो ये वाला पार्ट तो हो गया होगा, इस वाले पार्ट को तो इरेज कर सकते हैं ना। ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, चलो इसको और सॉल्व कर लिया जाए। यहीं पे बताओ तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो और 10 के पावर 4 कितना, 10 के पावर 5 और बट्टा में कितना 13, इतना रहने दो। चलो हम इस वाले पार्ट को मिटा रहे हैं, ठीक है, इसका भी हमारे पास कोई लेना देना है नहीं, तो इसको हटाया जाए। अब बताओ, हमको घनत्व तो दे रखा है, मोल की संख्या पता है, आयतन निकालना है। बताइए कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, बोलिए बताओ। वाटर का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है, बोलो 18 ग्राम पर मोल। यस और नो, मोलर द्रव्यमान के साथ हमको घनत्व दे रखा है, क्या दे रखा है, पानी का घनत्व कितना है 1 ग्राम पर ml। तो बताओ वाले डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो 18 बट्टा में कितना, ये 18 ग्राम और ये कितना है बोलो तो 1 ग्राम पर ml। तो इसे ही खत्म हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया 18 ml। तो यानी 1 मोल H2O का वॉल्यूम इस कंडीशन में कितना है 18 ml है। बोलो यस और नो। हमसे पूछा कितना का गया है, तो 5 यानी 10 के पावर 5/13 मोल का है ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहां से लिख सकते हैं 1 मोल, ये तो 18 आ गया ना, इसमें कितनी किन्हीं को कोई दिक्कत है, ये जो आपके पास 18 आए कि इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है, बतलाओ। नहीं है ना, तो बताओ इतना आपको पता है तो आप इसका नहीं निकाल लोगे, गुना कर दोगे सिर्फ, कोई दिक्कत। चलो आगे। हाँ, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो आपको पूरे आंसर एग्जैक्ट डिजिट में आपको निकाल के बताना पड़ेगा। शायद इसका आंसर आपको आ जाएगा कितना 138.46 लीटर। आप कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आंसर। ये ml में है, लीटर में चेंज कर लो, 18 डिवाइड बाय 1000। ओके, चले आगे, रेडी है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि 20 ml सोडियम आयोडाइड घोल को अधिक मात्रा में सिल्वर नाइट्रेट घोल से उपचारित करने पर 4.74 ग्राम सिल्वर आयोडाइड प्राप्त हुआ। सोडियम आयोडाइड के घोल की मोलरता ज्ञात करें। एक बात बताओ, क्या बोला, सोडियम आयोडाइड यानी कि NaI है, किसके साथ रिएक्शन किया है, आयोडाइड का अधिकतम मात्रा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्शन किया। क्या बोला, उपचारित करने पर 4.74 ग्राम सिल्वर आयोडाइड प्राप्त हुआ, यानी AgI ऑब्टेन्ड हुआ है, कितना 4.74 ग्राम। उसके बाद क्या कहता है, चलो और जो बच जाएगा क्या बन जाएगा NaNO3, यही रिएक्शन हो जाएगा ना। आइए बैलेंसिंग देख लेते हैं, बैलेंस ही होगा हमारे पास, बैलेंस तो कितना है, ये 20 ml था, ठीक है। इस 20 ml में कितना मिलाया गया, सोडियम को अधिक मात्रा में का प्राप्त कितना हुआ है AgI 4.74 ग्राम हुआ, ठीक। तो हमसे पूछा गया मोलरता ज्ञात करें, है ना। तो कैसे ज्ञात करिएगा, तो विलय के मोल की संख्या बट्टे में क्या, बिलियन का आयतन लीटर में, यही ना करोगे, है। बताओ विलय यहाँ पर देखने से तुमको नजर आ रहा होगा कि NaI में ये मिलाया जा रहा है, ये मिल रहा है, यानी AgI वाला होगा, है ना। तो बताओ हम निकालते मोल की संख्या, बोलो मोल की संख्या क्या होगी 4.74 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। बताओ इसका मोलर मास कितना आएगा, Ag का मोलर मास कितना आएगा 235, है ना। तो मोल्स आ गया। अब बताओ कितना ml मिला रहे थे 20 ml में, तो वॉल्यूम कितना है 20 डिवाइडेड बाय 1000, 10 से 10, और ये आप कर लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो
ये 2×5 = 10, 1/50 लीटर। ठीक, तो बताओ मोलरिटी बराबर क्या आएगा 4.74 डिवाइडेड बाई कितना 235, ये 5 कर लेना, इनटू में कितना 1/50 लीटर ये मोल ले आना, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। डन, रेडी, ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? जल्दी बतलाइए, नहीं ना? चलिए आगे चलते, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन है कि जब 81.0 ग्राम एल्यूमिनियम 128.0 ग्राम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पादित एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राम में द्रव्यमान होगा। बताओ, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या बोला कि एल्यूमिनियम है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है O2 के साथ, क्या बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो बताइए आप हमको कि बैलेंसिंग करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं 4, तो यहाँ 2, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 3। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 मोल Al2O3 बनेगा। बोले यस और नो। लेकिन यहाँ पे कर कितना रहा है 81 ग्राम एल्यूमिनियम, 81 ग्राम एल्यूमिनियम है बाबूरे। अगर हम मोल की संख्या निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना, तो कितना आ जाएगा ये 3 मोल। तो ये आपके पास 3 मोल है, और कितने ऑक्सीजन के साथ कर रहा है 128 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, यानी 32, तो कितना आ जाएगा 4 मोल। ये 4 मोल आ गया आपके पास। तो आप हमको बताइए लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट आपको देखने से लग रहा है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड देंगे तो 3/4 और 4/3। एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, लिस्ट वैल्यू होगा तो ये Lr हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा Lr। बनाओ, अब एल्यूमिनियम से बनाते हैं तो बताओ 4 मोल एल्यूमिनियम से हमको कितना मोल Al2O3 मिल रहा है 2 मोल Al2O3 मिल रहा है ना। तो आप हमको बताओ कि 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना मिलेगा, 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना मिलेगा 1/2 मोल Al2O3 मिलेगा। तो बतलाओ हमको कि कितना आया था 3 मोल ना, 81 ग्राम मतलब 3 मोल। तो बोलो कि 3 मोल एल्यूमिनियम से हमको कितना मिलेगा 1/2 गुने इतना मोल Al2O3। क्या आपको मोल बताना है, नहीं ना, आपको बताना क्या है मास। बताओ कैसे बताओगे मास, तो 1/2 यानी 3/2 गुने 1 एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, तो 2 का 54 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 का 48, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, तो 102 यानी गुने में कितना 102 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, तो ये तो कर जाएगा ना 51 बार में, तो 51 3 एकम 3 5 तिहाई 15 यानी 153 ग्राम। बतलाइए आपका आंसर कितना आ गया है 153 ग्राम। इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत? जल्दी से बतलाइए, ये समझने में आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। रेडी, ये देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जलीय NaHCO3 के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजोइक अम्ल का x ग्राम CO2 मुक्त करता है जिसका STP पर आयतन 11.2 लीटर है, x की वैल्यू है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखना, जिनको रिएक्शन लिखने आ गया उनका क्वेश्चन बन गया है ना। तो क्या बोला कि बेंजोइक अम्ल अभिक्रिया करता है, तो बताओ बेंजोइक एसिड क्या होता है C6H5COOH किसके साथ NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करने पर ये प्रोडक्ट किसका किसका बनाएगा, निर्माण किसका किसका करेगा, जल्दी से बोलो है जल्दी। तो देखो ऐसे, नहीं तो ऐसे देखो, ये दोस्ती है ना, यहां से H हटेगा Na जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा C6H5COONA, साथ में क्या निकलेगा CO2 और साथ में निकलेगा H2O। ये रहा आपका रिएक्शन। ओके, चलिए अब एक बार क्या काम किया जाए, चेक कर लिया जाए, बैलेंसिंग करोगे। देखो कार्बन 6, यहाँ एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और फिर कार्बन कितनी है भैया एक, यहाँ भी है। ऑक्सीजन 2 3 2 5 2 3 2 5, हाँ चलो बैलेंस्ड। एक बार बताओ, अगर 1 मोल रिएक्शन कर रहा है
तो कितना मोल CO2 मिल रहा है? 1 मोल CO2 मिल रहा है ना। चलिए अनिश्चित अभिक्रिया करने के लिए बेंजोइक अम्ल x ग्राम CO2 मुक्त करता है। ठीक है, तो हम गैस में कह सकते हैं कि 1 मोल से हमको कितना मिल रहा होगा वॉल्यूम? 22.4 लीटर। यस और नो? मास में आ जाओ, बताओ इसका मास कितना होगा? 12 6 के 72 प्लस 6 और प्लस कार्बन का कितना? अच्छा फिर से 12 और फिर 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 2 10 और 2 12 और 7 1 8 8 4 12, यानी 122 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 122 ग्राम अपने पास बेंजोइक एसिड होता तो इसे 22.4 लीटर मिलता है ना। बोलो, हमको बोल के आ रहा है, हमको मिल कितना आ रहा है? 11.2 लीटर। तो बताओ अपोजिट चलो, बोलो 1 लीटर कितना से मिलता? तो 122 बट्टे 22.4 से हमको मिल कितना रहा है? 11.2 लीटर। इंटू में 11.2 कर देते, कितना आ जाता? बोलो तो 56 ग्राम, है ना। 56 नहीं 60 दूनी 120 61 61 ग्राम, है ना। या फिर आप ऐसे भी देख के बता सकते हो कि अगर 122 ग्राम से 22.4 लीटर मिल रहा तो इसका हाफ कितना? 61, तो 61 से कितना मिल जाएगा? 11.2 लीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 61 ग्राम। डन? बतलाइए, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चलो। डन। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। देखो कैसे बनाएंगे बताओ। आओ बनाते हैं इसी से। कह रहा वात्य भट्टी में होने वाली निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। अभिक्रिया आपको दे रखी है। जब अभिक्रिया दे रखा था हमारा सबसे पहला काम है लिख लेने के लिए। चलो लिख लेते हैं। क्या है? Fe3O4 प्लस में क्या है आपके पास? 4CO है, साथ में क्या है आपके पास? 3Fe है और इसके साथ में क्या है आपके पास? 4CO है। डन। CO2 कह रहा है कि 2.32 गुने 10 के पावर 3 किलोग्राम Fe3O4 है। चलो हमको दे रखा है ये कितना? 2.3 किलोग्राम। निकालते मोल की संख्या। बताओ बाबू रे, मोल की संख्या कितनी होगी Fe3O4 की? दिया गया द्रव्यमान 2.3 गुने 10 के पावर 3 बट्टे मोलर द्रव्यमान आप इसका निकालोगे। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, ये लगभग आएगा आपके पास 232, है ना। अच्छा 1 किलोग्राम में ग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना आ गया? 100 1 2 1 2, ये खत्म। कितना आ गया? 10 टू द पावर 4 मोल। ओके 2.8 गुने 10 के पावर 2 किलोग्राम CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये किसके मोल की संख्या आ गई? Fe3O4 की। हम निकालते CO के मोल की संख्या। CO के मोल की संख्या बोलो बाबू रे, CO के मोल की संख्या बराबर क्या आएगा? जल्दी बताओ। दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। बोलो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 2.8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू में बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? 1000, है ना। अपॉन में क्या? तो मोलर मास। अभी क्या है? 2.8। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा? 16 12 28 80। डेसिमल हटाओ तो नीचे में 1 0, ये तो खत्म हो गया। E0 से 0 गया, कितना आ गया? 10 टू द पावर 3 मोल। यानी अब क्वेश्चन में आ गया कि x किलोग्राम लोहा बनता है, यानी x की वैल्यू हमको बतानी है ना। बताओ जी, रिएक्शन जब आप लिखे तो आप यहां से बताओ कि 1 मोल Fe3O4 4 मोल CO के साथ रिएक्शन करके कितना मोल दे रही है? 3 मोल आयरन दे रही है। यस और नो? तो हमको पहले निकालना होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ Fe3O4 के मोल की संख्या कितनी है? 10 टू द पावर 4 मोल। और इसके मोल की संख्या कितनी है? 10 टू द पावर 3 मोल। तो बताओ अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकाले तो ये है आपके पास 10 टू द पावर 4 मोल। कैसे निकालते थे लिमिटिंग रिएजेंट? जल्दी बताओ, बताइए कैसे निकालते थे? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके, डिवाइडेड बाय 1। यहाँ 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ देखने से पता चल गया ये स्मॉल वैल्यू यानी LR कौन है हमारे पास? CO। तो हम लोग LR से क्वेश्चन बनाएंगे। तो बताओ 4 मोल से कितना मिल रहा है हमको? 3 मोल आयरन मिल रहा है। 1 मोल CO से कितना मिलेगा हमको? 3/4 मोल आयरन मिलेगा। तो बताओ हमको कि कितना कहते हैं?
10 के पावर आया कितना था, ये 10 के पावर 3 मोल ना। तो बताइए 10 के पावर 3 मोल CO से कितना मिलेंगे, 3/4 गुने 10 के पावर 3 मोल CO मिलेंगे, Fe मिलेंगे, है ना। और बोला गया इसका मास, तो 3/4 गुने 10 के पावर 3 गुने 56, जो आए वो आपका आंसर। डन। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो हमने इतने सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व किया है, और ये सारे क्वेश्चन हमने बोल दिया आपको कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस थे, है ना, रिसेंटली जो 2025 में हुए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में भी कराया था। अभी हमने रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे विभिन्न एग्जामों में, हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको करा दिया है ना। और आप अच्छे से क्या काम करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए आप सभी को थैंक यू।